कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक कवर करता है। सेक्शन 131 एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, कौन सीए बन सकता है, कौन दूल्हा बन सकता है। दूल्हा बनने के डायरेक्ट शादी होती है क्या? नहीं, कुछ प्रोसीजर्स है। अपॉइंटमेंट किसमें? सेक्शन 139 में। पैसे रेम्यूनरेशन 142 के अंदर, पावर्स 143 के अंदर। क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है 144, उसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा 145, 146, इसके अंदर एजीएम साइन करना, वो उसके बारे में बताया है। कुछ अगल गामा करे तो 147 क्या बताएगा? पनिशमेंट्स के बारे में बताएगा। अगर बस हो गया, बोर हो गया ना, तो तुमने अगल गामा कर दो, तुमको निकाल दे रहे, तुम खुद छोड़ के जा रहे हो। सेक्शन 140 तुम्हारा रिन्यूअल और रेजिग्नेशन के बारे में बात करेगा। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिटर को यही सब सेक्शन छोटे मोटे चेंजेस करके उसको एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी, हु कैन बी एन ऑडिटर? ओनली सीए। फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी इन इंडिया। अगर तुम एलएलपी बनाते हो तो ओनली सीए पार्टनर इन एलएलपी कैन डू द ऑडिटिंग, ये लोग कर सकते हो। और ये सबसे बचने के लिए तुमको निगेटिव लिस्ट से भी जाना है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 रूल 10 क्या क्या बताता है? फर्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, तुम कंपनी बना सकते हो क्या? कंपनी बना ले तो ऑडिट। ऑफिसर और एम्प्लॉय कर सकता है क्या ऑडिट? विजय, नट्टू काका वगैरह ऑडिट नहीं कर सकते। पार्टनर और एम्प्लॉय स्कोर, एम्प्लॉय स्कोर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, पार्टनर से दूसरे को ऑडिट कर सकते क्या? नहीं। एंड दूसरा, विजय के घर का नौकर बीसीए को ऑडिट कर सकता है। विजय बीसीए का एम्प्लॉय, विजय का एम्प्लॉय वो कर सकता है कि ऑडिट नहीं कर सकता। परचेसिंग ऑफ शेयर, सचिन सर, मैं, अतुल सर, कितने शेयर नहीं खरीदना? 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदना। किसमें? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन सब में 1 रुपए का भी शेयर और खरीद लियो तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है। फिर और मेरे रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में कौन कौन आता है? मदर, 1 मिनट, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, और सबके स्टेप्स में कौन नहीं आता? स्टेप डॉटर नहीं आता है। बेसिकली 3 निगेटिव लिस्ट याद रखो, भाभी, जीजू, स्टेप डॉटर। जीजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। भाभी को सिस्टर इन लॉ एंड सर्टिली बेटी, तुम्हारी स्टेप डॉटर। तो ये तीनों नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आजू बाजू पीछू, ठीक है। हाँ, ये लोग कितने नहीं खरीदना? 1 लाख के फेस वैल्यू के, 1 लाख के खरीद सकते, 1 लाख के ऊपर के नहीं खरीद सकते। किसमें? ठीक है, इसमें नहीं खरीद सकते। अगर खरीद लिए तो 60 डेज में रेक्टिफिकेशन स्टेप। और ये लोग क्या नहीं कर सकते? पार्टनर्स और प्लेयरा क्या नहीं कर सकता? 5 लाख से ज्यादा का लोन नहीं, अब ले लेते लोन, डिस्क्वालिफिकेशन। और क्या नहीं, लोन तो नहीं लेना, गारंटी भी नहीं। गारंटी कितने देगी? 1 लाख के ऊपर की। 1 लाख नंबर मत याद रखे, 1 लाख एक ही ले लो, फिर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन कर हो जाएगा। 1 लाख 1 रुपये उससे ज्यादा का नहीं कर सकते, अगर ले लिया तो डिस्क्वालिफिकेशन। और फिर पर्सन और फर्म हैविंग कमर्शियल रिलेशनशिप, अगर कस्टमर बने कि ऑडिट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन से। कौन से? टेलीकम्युनिकेशन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस और सिमिलर बिजनेसेस। और अगर कस्टमर बन गए तो 1 हैंड डिस्टेंस, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट नहीं लेना, ठीक है। और एक आईसीआई एक्ट में वो अपन कस्टमर बनना, अपने कस्टमर्स को एक्सेप्शन आईसीआई एक्ट में बोला है। अपना फ्लोरा कौन है? डायरेक्टर है। तो अगर भाभी मेरी किसी कंपनी की डायरेक्टर है तो मैं ऑडिट कर सकता हूँ क्या? यस। क्यों? वो रिलेटिव में नहीं आती। घर पे जाके बोलो, भाभी आप मेरे रिलेटिव है, फाड़ 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 ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो सीएज इन जॉब ऑडिट कर सकते क्या? नहीं, वो ऑडिट नहीं कर सकते।
ऑडिट लिमिट एक्सीडेड, कितने एक सीए कितने ऑडिट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी के ऑडिट कर सकता है। 20 कंपनी में कौन कौन नहीं आता? OTC, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट कंपनी हैविंग कैपिटल लेस देन 100 करोड़। अगर बहुत तो ये 20 में कंसिडर नहीं है। 20 पर सी, अगर 20 से 3 सी है तो 60 ऑडिट कर सकते हो। फ्रॉडुलेंट सीए बाय कोर्ट, अगर तुम चोट्टेगिरी करे एंड पकड़े गए, कोर्ट ने प्रूफ किया तो कितने साल तक? 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। एंड दूसरा सेक्शन 144 क्या करता है? निगेटिव लिस्ट क्या क्या नहीं कर सकते। फिर कौन कौन नहीं करना? तुम्हारा फ्लोरा, फिर कनेक्टेड पर्सन, और तुम्हारे कंट्रोल में जो है वो एसोसिएट, एंड जो तुम्हारा ब्राह्मण लोग यूज कर रहे हैं वो सब, ये लोग नहीं कर सकते। किसका? कंपनी, होल्डिंग, तब इनके एसोसिएट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल है होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आया? ओके, ये क्या पढ़े? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग एन ऑडिटर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। सेक्शन 144 के हिसाब से कुछ काम जो सीए ऑडिटर है तो नहीं कर सकता है। अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है, एक्चुअरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिठा के देना, ये एनी काइंड ऑफ सर्विसेज ये नहीं कर सकता। ये 9 लिस्ट, ये मॉड्यूल है तो उधर IMP मार्क करके रखो। सिर्फ सेक्शन 144 के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और तुमको इस 9 के 9 सर्विसेज में मिनिमम 7 तो सर्विसेज लिखनी पड़ेंगी मेन एग्जाम के अंदर। तो ये पूरे सर्विसेज तुमको याद होना चाहिए। R² निकाल के रखो सेक्शन 144 के वहां पे, ठीक है, कि ये काम सीए नहीं कर सकता जब तुम ऑडिटर बोल के है। तो फिर अपन ने उसके बाद देखा सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट देखते समय फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं पहले वो चेक करो। इफ इज अ गवर्नमेंट कंपनी तो रूल इज 60-30-60 डेज में C&AG, 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 60 डेज में मेंबर्स, और फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो 30-90, 30 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 90 में मेंबर्स, ये कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहला ऑडिटर होने के बाद जो पहला ऑडिटर है वो सिर्फ फर्स्ट AGM तक ही रहेगा। सेकेंड ऑडिटर्स और उसके बाद वाले ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी है तो कितने दिन में अपॉइंट करेंगे? C&AG 180 डेज में अपॉइंट कर देगी, और AGM टू AGM हर साल नया माल। गवर्नमेंट कंपनी में मैक्सिमम 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हो, उसके बाद रीअपॉइंट होना पड़ेगा। कर सकता हो कि वापस से ऑडिट, वापस से कर सकता हो, पर वापस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पर जनरल कंपनी है तो मेंबर्स AGM टू AGM करेंगे, और एक AGM में अपॉइंटमेंट किया ला मैक्सिमम कितने AGM तक चल सकता है? 5 साल तक चल सकता। कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई ऑडिटर को एक्सीडेंट हो गया, मर गया, रिजाइन कर दिया, कुछ हो गया तो केस, तो गवर्नमेंट कंपनी तो C&AG कितने दिन में? 30 दिन में। C&AG भूल गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में। जनरल कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में कर देंगी। शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में लगेगी, अगर सीए रिजाइन करके गया है तो, अदरवाइज जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन आए रोटेशन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। अगर एक सीए है, इंडिविजुअल है तो 5 साल, फर्म है तो 10 साल, और 5 साल और 10 साल के बाद कूलिंग पीरियड रहेगा 5 साल का, और कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। कॉमन पार्टनर्स रहे तो दोनों भी फर्म इनएलिजिबल हो जाते हैं। अगर पहले 1956 एक्ट में अलाउड था, 2013 से अलाउड नहीं है, तो उसके पहले तुम्हारे 10 साल हो गए तो भी तुम ऑडिट कर सकते, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर कूलिंग पीरियड चाहिए तो गैप कितना होना चाहिए? 5 साल का होना बहुत जरूरी है, और 5 साल का कंटिन्यूस गैप होना जरूरी है। उसके बाद अपन ने देखा कि अगर पहले ही 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए, इसका मतलब परमानेंट है कि तुम नहीं है, तुम खुद से भी छोड़ के जा सकते हैं, कंपनी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं कि तुमको रिमूव करे, तुम्हारे अंदर और रोटेशन लगाए। कंपनीज एक्ट रोटेशन लगाता है, मेंबर्स भी फर्म के अंदर रोटेशन लगा सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोटेशन की रूल्स लगा सकते हैं। सेम ब्रांड वाले सीए फर्म्स ऑडिट नहीं कर सकते।
पीडब्ल्यूसी पुणे ने कर दिया तो पीडब्ल्यूसी मुंबई, दिल्ली, नांदेड़ सबको इनएप्लीकेबल हो गया। अगर एक आधा पार्टनर साइन करता है और वो सीएफएम छोड़ के दूसरे सीएफएम को ज्वाइन करता है, वो भी सीएफएम ऑडिट नहीं कर सकती है। अगर ज्वाइंट ऑडिटर मिलके ऑडिट कर रहे हैं तो दोनों के दोनों एक साथ रिटायर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो रोटेशन के केस में अपन सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन सेक्शन देखेंगे। इट इज एप्लीकेबल कंपल्सरी टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ कंडीशंस है। जो कंडीशंस है दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो फिर रोटेशन सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। अगर पब्लिक कंपनी के केस में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, 10 करोड़ भी इंक्लूडेड है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो तुमको रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर बोरोइंग्स, लोन्स जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के केस में कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा एप्लीकेबल, या लोन 50 करोड़ या उससे ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन देखें तो ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी इज लाइक योर फूफा जी, मामा जी जो लड़का ढूंढ के लाते। तो ऑडिट कमेटी ढूंढने का काम, ऑडिट ढूंढने का काम ऑडिट कमेटी का है। तो ऑडिट कमेटी फॉर्म करना कौन से कंपनी को कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है, किसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्राइवेट, ओटीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बचा कौन? अनलिस्टेड पब्लिक। इनको कंडीशन से तीनों में से कोई भी एक भी सेटिस्फाई हो गई तो भी तुमको लगाना पड़ेगा। कैपिटल 10 करोड़ या उसके ऊपर, लोन 50 करोड़ या उसके ऊपर, टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर। तो अगर होगा तो तुमको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी। अगर ऑडिट कमेटी है तुम्हारे पास, ऑडिट कमेटी अगर है तो ऑडिट कमेटी है तो अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? तो बेसिकली ऑडिट कमेटी के केस में वो पहले रिकमेंडेशन देंगे ऑफ अ सीए और अ फर्म। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ओके लगा तो फिर वो क्या करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर के सामने रखेंगे और फिर वो क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इफ रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमिटी आर नॉट मतलब सेटिस्फाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? रीजंस देना पड़ेगा। अगर ये रीजंस ऑडिट कमेटी को एग्री है कि ठीक है भाई तो मैंने जो बोला वो सही है, तो फिर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद का रिकमेंडेशन देंगे एंड फिर शेयर होल्डर अप्रूवल करके उसको ऑडिटर बना देंगे। बट अगर उनके रीजंस पसंद नहीं आए, मतलब उन्होंने जो रीजन दिए वो सही नहीं है, तो ऑडिट कमेटी ने जो दिया वही प्रपोजल उनको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा शेयर होल्डर के सामने और वो फाइनल होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करो या फिर ऑडिट कमेटी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के केस में सेक्शन 141 को सेटिस्फाई करना जरूरी है एंड कोई केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए और एनी इंफॉर्मेशन देकर फिजिबली फिट वो मंगा सकते हैं। अगर सेक्शन 177 एप्लीकेबल ही नहीं है तो केस में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगी, एजीएम के अंदर मेंबर रेजोल्यूशन पास करेंगे और सीए को अपॉइंट कर लेंगे। उसके बाद सीए को अगर अपॉइंट कर ले, रिमूव करने की बात आ गई, सेक्शन 140 रिमूवल की बात करेगा। रिमूवल 3 चीजों से पास होना पड़ेगा। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग उसमें रेजोल्यूशन पास करो, उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो एडीटी 2 फॉर्म में, उसके 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग रखो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और जनरल मीटिंग में ऑडिटर को बात करने का मौका मिलना चाहिए। और ये सब हुआ तो ही ऑडिटर रिमूव हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में अबेटेड या एफिलिएटेड है विद कंपनी डायरेक्टर या ऑफिसर, तो जिस कंसर्न पर्सन विजिल ब्लोअर को समझा वो या सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल सीईओ में तो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है चेंज द ऑडिटर। ये डायरेक्ट प्रोसीजर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर लिखेगी ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल को पसंद आया तो 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर देगी कि तुम चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑडिटर अगर फ्रॉडुलेंटली इन्वॉल्व है किसी चीज में तो फिर उसको क्या होगा? इस कंपनी से तो निकाल देंगे और 5 साल के लिए कोई भी कंपनी में भी काम नहीं कर सकता। तो दूसरा अपन ने रेम्यूनरेशन देखा था, ऑडिट को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू एन ऑडिटर,
तो रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे या फिर मैनर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर कि कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। और रेम्यूनरेशन के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, facilities extended by the company to the auditor या any expenditure which is relevant for the audit which is incurred by the auditor, वो सब स्पेसिफिकली उसको अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तरीका तो चलेगा। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो इसमें क्या देखे थे कल अपन ने कि इसके पहले जो रिमूवल था तो वो साल के बीच में का था। अगर प्रॉपर एजीएम खत्म हो रही है उस टाइम पे अगर तुमको ऑडिटर को हटाना है तो सबसे पहले कंपनी को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो कंपनी ने नॉर्मल नोटिस भेजी। कितने दिन पहले नोटिस भेजनी पड़ती है? 21 क्लियर डेज के पहले नोटिस। कौन किसको भेजेगा? कंपनी मेंबर्स को। मैंने तुमको भेजा, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, तो सर दो ऑप्शन देंगे, एक कि दिनेश सर को मत रखो या फिर दिनेश सर की जगह स्वप्नी सर का रखो। ऐसा कौन किसको बोलेगा? मेंबर्स कंपनी को। तो तुम लोग मुझे बोलेंगे, फिर मेरा काम क्या बनेगा? ऑडिटर को जाके कम्युनिकेट करो कि शेयर होल्डर ऐसा ऐसा सोच रहे। फिर ऑडिटर क्या करेगा? अगर घर पे जाके नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। राम नाम सत्य है, लिख के लो कि तुम्हारा अटेम्प्ट पक्का है। इसमें मैं नहीं हेल्प कर सकता, ना कोई दादा परदादा हेल्प कर सकता है। तो ये चीज तुमको देखना पड़ेगा। अब इफ यू कांट रिवाइज ये सिंपल, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, रिवाइज करने को 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट भी नहीं लगते। मैं खुद नहीं कर रहा रोज रिविजन लेक्चर्स, 10 मिनट के फिर क्या लगता है टाइम? इफ यू नॉट गोना डू रिवाइज फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर कंपनी फॉरवर्ड करेगी ऑडिटर को, ऑडिटर क्या करेगा? एक रिप्रेजेंटेशन देगा रीजनेबल लेंथ का, किसको? कंपनी को। अगर कंपनी के पास टाइम रहा तो फिर क्या करेगा? वो मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगा। अगर टाइम नहीं है तो फिर एजीएम के अंदर उसको रीड करने का मौका मिलेगा। बट अगर ऑडिटर उसका अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, जैसे धमकी दे रहा है कि तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट मेरे पास है, फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो फिर एग्रीड पर्सन नहीं तो कंपनी किसको कांटेक्ट करेगी? ट्रिब्यूनल को। और ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ऑडिटर अपना राइट को अब्यूज यूज कर रहा है, फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी? राइट टू रिप्रेजेंटेशन हटा देगी। वो मीटिंग के अंदर क्या करेगा? फिर कुछ नहीं, चुपचाप सिर्फ जो भी वोटिंग होगी वो देखते बैठेगा, उसको और कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। और ये सब कब होना चाहिए? ये 21 डेज की भी कम टाइम पीरियड में होना चाहिए, क्योंकि जब ऑडिटर को समझा उसके बाद ही ये बीच में का प्रोविजन तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अपन देखें कि सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट एक सी कंपनी ऑडिट कितनी कर सकता है? मैक्सिमम 20। उसमें क्या क्या काउंट नहीं होगा? एटीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट, लेस देन 100 में। और ये लिमिट पर पार्टनर पर फर्म। ठीक है, सिर्फ पर पार्टनर है। अगर मैं बीसी में भी पार्टनर हो, तुम्हारे साथ भी पार्टनर है, तो मैं मैक्सिमम की ऑडिट कर सकता 40 ना, इधर 20 उधर 20, दोनों को मिला के 20, इधर 10 इधर 10, राइट। वो मेरी मर्जी है, कौन सा भी किधर भी करे उसका फर्क नहीं पड़ता, पर मैक्सिमम टोटल मिला के 20 होना जरूरी है। फर्म में जितने पार्टनर उतनी मोरलेस लिमिट रहेगी। हाँ, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखा तो फर्म में 3 पार्टनर है तो मैक्सिमम कितने ऑडिट कर सकते हैं? 60। सपोज उनका डिमांड इतना आ गया कि उनको 70-80 ऑडिट्स आ गए, फिर वो बोल रही थी कि आ गए तो आगे पार्टनर ऐड करके बराबर कर लेंगे। जनता क्या फिर क्या एक्सेप्ट करते समय तुम्हारी लिमिट तुमको चेक करना जरूरी है। अगर तुमको आ रही डिमांड तो पार्टनर ऐड करो और फिर उससे हिसाब से ऑडिट्स ले लो। और सीए को एक रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ेगा एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म में कि किस तरीके से है। अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो आईसीआई का मिसकंडक्ट माना जाएगा, आईसीआई के डिसिप्लिनरी एक्शंस तुम्हारे अगेंस्ट लिए जाएंगे। आईसीआई को आईसीआई लेगा, कंपनी वाइज भी लेगा, सब लोग। हाँ, नेक्स्ट टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी पर सीए? 60। ठीक है, पर सीए 60। सेम इसके जैसे सेम रूल जैसे इसके 20 है वैसे ही इसका
पर सीए 60, फिर पार्टनरशिप में रहो किधर भी रहो सबकी मिला के 60 ऑडिटिंग कर सकते हो। फिर अपने देखिए पावर, पावर का सेक्शन 143, तो सबसे पहले एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं ब्रांच के वहां के बुक्स अकाउंट चेक कर सकता हूँ क्या? ब्रांच के, मैं हेड ऑफिस में हूँ। क्यों? हाँ, ऑडिटर का राइट है, वो कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो चेक कर सकता क्या मैं? ये भी है, ठीक है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, वाउचर बिल सी सब स्टैट्यूटरी बुक्स ब्रांच पे हो इधर हो ये सब चेक कर सकते हैं। ब्रांच में मुझे जाना पड़ेगा, ब्रांच से इधर आएंगे? कौन ऑडिटर डिसाइड करेगा या आप आएंगे बुक्स? ऑडिटर डिसाइड करेगा, उसकी इच्छा है तो चले जाएगा, उसकी इच्छा नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते क्या अपन? यस, मंगा सकते हैं। जैसे वैसे ही चेक कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस करा के मांग सकता मैं। हाँ, तो चेंजेस करने को जिसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर बुक्स वाउचर्स ये सब, या फिर इंफॉर्मेशन को भी डिमांड कर सकते। मैं किसी को पूछ सकता था क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर को, यस यू कैन डिमांड एनी एम्प्लॉय ऑफिसर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड, हाँ ऑडिट के रिलेटेड चीजें रहना, पर्सनल में आप किधर रहते हैं, नंबर क्या, आगो के काम कुछ भी नहीं करने का है, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू ऑडिट। हाँ, और ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया है? शेयर होल्डर। तो जो भी हुआ उसका झेलने का हक किसको है? मतलब ऑडिटर का काम क्या है, किसको झेलना चाहिए? जो भी शेयर होल्डर को जाके रिपोर्ट करना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर राइट टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी देखे थे अपन ने। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कौन क्या बोलेगा बताओ? ईवीएम के बारे में। एजीएम और ईजीएम कि एजीएम और ईजीएम बोथ, उसका क्या आना, नोटिस आना जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ, फिर उसको अटेंड करना पड़ेगा, और उससे नहीं होता तो प्रॉक्सी को अटेंड कर सकते क्या? ये भी क्वालिफाइड एज अ सीए होना जरूरी है। एंड हाँ, अगर रेजोल्यूशन पास हो गया कि ऑडिटर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो एक समझ सकता कि मुझे नोटिस आना चाहिए, मेरा राइट है, तो मैं कंपलसरी क्यों अटेंड करूं? मैं हाँ, राइट है इसके वजह से नोटिस आता है, और ड्यूटी है इसके वजह से तुमको कंपलसरी अटेंडेंस है क्या? यस। तो एग्जाम में अगर ऐसा बोला कि अगर ऑडिटर मस्ट अटेंड एजीएम, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू और फॉल्स? और फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? तो उसमें तुमको एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा। हाँ, एक तो वो क्लॉज को अटेंड कर सकता है, और दूसरा रेजोल्यूशन का भी तुमको लिखना जरूरी है। ओके, अगर एमसीक्यू में आया ट्रू पार्शियली ट्रू, फॉल्स पार्शियली फॉल्स, हाँ तो फिर आंसर तुमको पार्शियली ट्रू को टिक करना है। अगर कंपल्सरीली अटेंड, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे पार्शियली ट्रू को टिक करना है, वो नहीं भूलना। जिसको भी एक्सेप्शन आ गया कुछ, तो ये ट्रू नहीं रहेगा, पार्शियली ट्रू रहेगा। डीवीआईएम पे मिलके सब करके दिया है तो ध्यान दो। राइट ऑफ लियन, ये अपना आज का शुरू होने वाला, राइट? ओके, राइट टू लिन और लियन, इसमें क्या था? अगर तुम्हारे पास समवन एल्सेस प्रॉपर्टी लॉफुली तुम्हारे पोजीशन में आती है, जिसके ऊपर यू हैव सम वर्क एंड पेमेंट हैज नॉट बीन नॉट रिसीव्ड, तब तुम उसके ऊपर राइट टू लियन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑडिटर के केस में ये राइट किस तरीके से काम करेगा? 4 कंडीशन ध्यान में रखनी है। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे पास लीगली आना बहुत जरूरी है, इलीगली नहीं आना। अगर तुमने उसके ऊपर काम किया है एंड उसके रिलेटेड पेमेंट पेंडिंग है, तो ही तुम राइट ऑफ लियन अप्लाई कर सकते हैं। वो राइट ऑफ लियन भले ही है, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं?
हाँ, सेक्शन 120 के हिसाब से जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स है किधर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस की सेवा ऑडिटर के पास आ सकते क्या, नहीं आ सकते, और ब्रांच ऑफिस वाला भी नहीं आ सकता, तो फिर राइट टू लीन अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, उसके ऊपर नहीं, ऑडिटर ने जिस जो काम खुद से किया, खुद से जो पेपर बना, उसके ऊपर तो राइट टू लीन लगा सकता है। वो ओन प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी राइट टू लीन अप्लाई करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, वो उसके डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकता है, हाँ, कितना एक्सट्रैक्ट देना है या नहीं देना है वो खुद डिसाइड कर सकता है। इन केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट फिर वो खुद या फिर उसको पर्सनल स्टाफ भी डिसाइड कर सकता है कि सामने वाले को कितना शो करना है। फिर राइट्स होने के ड्यूटीज अपने शुरू किया था, ड्यूटी टू एनक्वायर अब्लिक ऑन सर्टन मैटर्स, कौन सी चीज है, लोन्स एंड एडवांसेस जो तुमने दिए है उसको डिपॉजिट बोल के मत बताओ, प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो जुडिशियल होने चाहिए फॉर कंपनी। तो ये ऐसे तुमने दिखा जो बुकिश लगती हो मेयर बाय बुक एंड पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया था, वो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न लिखे के एग्जाम्पल कि एक 20 मार्च को सेल्स बताया, 15 अप्रैल को सेल्स रिटर्न हो गया, तो जब तक के लिए सेल, क्यों सेल बढ़ा है, लोन चाहिए इसके लिए, याद आ रहा क्या? अगर तुम नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और शेयर्स कैश के लिए सेल करते हो और कैश सेल एक्चुअल में नहीं मिला है कैश, तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट मत बताओ, पर्सनल एक्सपेंसेस को रियल में मत बताओ, उसका एक एग्जांपल भी दिया था, ओ सेक्रेटरी को डायमंड रिंग दिया था, वेलफेयर एम्प्लॉई, चलता क्या ऐसा? नहीं चलता है, ठीक है। लॉस में शेयर्स नहीं बेचना चाहिए, अगर लॉस में बेचे इनकेस तो देखो कि क्या प्रॉब्लम था, और ऊपर में से सभी मैटर्स में ओके 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 लिखना है क्या जब चेक करेंगे तब? नहीं। इसका एक एग्जांपल क्या बोला था मैंने, मम्मी जब खाना बनाती है तो कैसा बना, अच्छा बना, सब कुछ कमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। कब कमेंट करेंगे? कुछ निगेटिव है तो उसका उसमें से कुछ निगेटिव रहा है इसे एफ तक तो ही तुमको ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करना है। फिर उसके बाद अपन आए थे ड्यूटी टू रिपोर्ट के अंदर, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर वहां पे बोला है तुमको ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। तो तुमको 3 चीजें चेक करनी है, कौन सी 3 चीजें? अगर पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका देखो कि क्या इम्पैक्ट, प्रोविजन या डिस्क्लोजर, वो तुमको देना है। अगर फोर्सेबल लॉसेस है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको तुमने प्रोविजन किया है क्या? इसका एक एग्जांपल देता फायर वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 15 अप्रैल को आग लगी तो तुम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे। 31 मार्च को आग लगी और 2 अप्रैल को खत्म हुई तो प्रोपोर्शनेट लॉस या टोटल लॉस? टोटल लॉस देंगे। 15 अप्रैल को आग लगी पर बहुत बड़ी आग लगी तो भी टोटल लॉस बताना पड़ता है अगर बिजनेस की कंटिन्यूटी अफेक्ट हो रही है। तो ये सब चीजें अपन ने तब डिसाइड किया। IEPF कितने साल तक रहता है फंड्स में? 7 साल। वो सब चीजें चेक करो। तुम्हारे हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन मिली है क्या? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है क्या? ब्रांच पे जो तुम नहीं विजिट करो वहां से तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते हो। ये सब चीजें अपन ने देखी थी। IFC जो है ये कब एप्लीकेबल होता है, स्पेसिफिकली किसको एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल पब्लिक कंपनीज को स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो सबको एप्लीकेबल है। निगेटिवली एप्लीकेशन OTC एंड स्मॉल को नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट लिमिटेड को एग्जाम है कब? 50 करोड़ का क्या टर्नओवर एंड 25 करोड़ का बोरोइंग्स, ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर, हाँ ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते, 50 करोड़ से टर्नओवर कम है एंड लोन 25 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते तो एग्जाम, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी तो एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऊपर के जो 3 चीजें बोली है वो सब वापस से चेक करना है। प्लस एक चीज मैंने समझाई थी, न्यूली अमेंडेड है, क्या बताया? हाँ, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या फॉरेन एंटिटी को पैसे दिए, किस कंडीशन पे? कि तुमको अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ये पास ऑन करना है बेनिफिट, लोन या फिर गारंटी।
अगर ऐसा कुछ है, तुम उसको दे रहे हो, वो उसको दे रहा, तो ऐसा कुछ है तो तुमको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और ये पैसे देने का या लेने का, किसका? दोनों का भी, पैसा देना हो या लेना हो, दोनों भी तुमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। राइट, इधर तक देखे थे।